So, first of all, I would like to apologize to all of you because I'm too late to making the video. मैं किसी वजह से किसी कारण वीडियो नहीं बना सका, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका एग्ज़ाम कैसे गया। तो आज हम इस एग्ज़ाम का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि ये एग्ज़ाम कहाँ से आया, मतलब कौन कौन से पार्ट से इसका जो है उठाया गया है इसको, ठीक है। तो ये कौन सा सेट है, 801 BF है 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम है जो कल आपने दिया है, ठीक है। तो ये टोटल 70 मार्क्स का है और इसके 3 घंटे 15 मिनट का टोटल का पेपर है ये, जिसके निर्देश जो दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। और दूसरा दे रखा है ये प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। तीसरा दे रखा है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न। ये तो आप भी पढ़ लेंगे, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको और आपने पढ़ा होगा अच्छे से। मैंने बताया है आपको, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले 23 फैब को मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ जो हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो आपको इस 15 मिनट के अंदर ही पेपर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ से स्टार्ट करना है। ये मैंने डिटेल में बता रखा है एक वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जा करके देख लेना, वो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड ने जब 15 मिनट एक्स्ट्रा इसको पढ़ने के लिए दिए हैं, तो बोर्ड कोई पागल तो है नहीं जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देगा। तो वहाँ पे भी मास्टरमाइंड बैठे होते हैं पेपर को सेट करने के लिए, तो वो जानते हैं कि आपको आपके लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी। तो जब 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए हैं तो आप कम से कम 15 मिनट नहीं लगते पेपर को पढ़ने में, सिर्फ 5-10 मिनट का खेल होता है। तो आप उसको 5-10 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, कौन सा कहाँ से कैसे दिया है और इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा, यानी अब की बार जो बोर्ड एग्जाम के अंदर होंगे वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो रिपीटेड ही आएंगे, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीटेड आएंगे। मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आए तो फिर आप डायरेक्ट चैनल पर आके बोलेंगे भाई ऐसा आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। ऐसा नहीं है, देखो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, आप कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से पढ़ो, फिर आपके लिए जो एग्ज़ाम आएगा ना वो आपको हलवा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मगर कब, जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे तब। अब आप टिके ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पे रहें तो बताओ क्या करा जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा कि और ये ज़्यादातर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगता है जो जो आगे के एग्ज़ाम होंगे ना उसमें भी ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे और आने ही रिपीटेड वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और अब 2025 के अंदर भी ये रिपीट हो गया। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सदल मिश्र, इंशाल्लाह खां, और कौन सा है सदा सुखलाल, और तीसरा दे रखा है, वो चौथा दे रखा है लल्लू लाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक होगा। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंशी इंशाल्लाह खां। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अजातशत्रु के नाटक के रचनाकार हैं। तो अजातशत्रु के टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और रामचंद्र शुक्ल, और राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की सबसे ज़्यादा जो रचना होती है बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी और कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सारी जो जयशंकर प्रसाद के हैं ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। और प्रेमचंद के वो पूछे जाते हैं गोदान, गवन, ठीक है। तो इन चीज़ के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लेखकों की आपको वो जो है ना रचनाएं वो याद होनी चाहिए, अगर आप इंटर में हो या हाई स्कूल में हो जो भी। अब आप इंटर में आओगे ना तो इनकी जो है ना ये रिपीट होंगे फिर से, इंटर के अंदर भी आपका वही सीन होगा जो आपका हाई स्कूल में हुआ है, ठीक है। तो इंटर के अंदर भी रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चन, तो इनकी जो है वो रचना भूल मत जाना, ये याद रखना, इंटर में भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। रामचंद्र शुक्ल के, राम कुमार वर्मा एकांकी के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, राम कुमार वर्मा की एकांकी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग की आलोचना विधा के प्रमुख लेखक है। तो शुक्ल युग की बात हो रही है और रामचंद्र शुक्ल नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शुक्ल युग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो हमारे कौन आते हैं, रामचंद्र शुक्ल आते हैं, और उन्हीं के नाम पर ये शायद शुक्ल युग उसका नाम पड़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल है, तो रामचंद्र शुक्ल ऑब्वियस सी बात है, जब शुक्ल युग की बात हुई रामचंद्र शुक्ल है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है आलोचना। रामचंद्र शुक्ल में काफ़ी अच्छी आलोचनाएँ, इनकी जो आलोचना है, जो विधा है आलोचना, उसमें बहुत ज़्यादा रचनाएँ करी हैं, अच्छी रचनाएँ करी हैं रामचंद्र शुक्ल ने,
तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला प्रेमचंद, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा ऑप्शन, वो ठीक होगा, रामचंद्र शुक्ल का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। तो शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कितने से कितने लेकर है। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पे ईस्वी दे रखा है, किसी किसी में ईस्वी नहीं संवत करके आता है। तो संवत और ईस्वी में फ़र्क है, वो फ़र्क आप देख लेना जा करके पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो संवत और ईस्वी में फ़र्क है। तो इसके जो शुक्लोत्तर युग की यहाँ पे समय अवधि यहाँ पे ईस्वी में दे रखी, तो इसकी जो होगी कौन सी होगी, वो ऑप्शन बी होगी, सन 1938 से लेके 1947 तक। ये अलग अलग हैं, डिफरेंस है किसी में, अगर किसी में 1900 दे रखी है ना, 1900 से 1947 तक, तो उसमें वो मत देखना कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। बस क्या है इसमें जो है ना, मतलब आप समझ रहे हो, एक्सेप्शन, एक तरह से एक्सेप्शन रहता है इसमें। एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कब से स्टार्ट हुआ था शुक्लोत्तर युग। तो 1900 से या 1938 से 1947 तक है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, सन 1938 से 1947 तक। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है जयप्रकाश भारती, बी दे रखा है धर्मवीर भारती, सी दे रखा है बाबू गुलाब राय और डी दे रखा है उपेंद्र नाथ अश्क। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है और इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जो है वो अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो देखो इनको करने के क्या तरीके होते हैं। एक तो यह पहला तरीका ये है कि आपको सही जो है आंसर वो आपको मालूम होना चाहिए, सही ऑप्शन। अगर आपको सही नहीं मालूम है तो आप ये देख लो रॉन्ग कौन सा है। तो इसी के अंदर वही चीज़ अपनी लागू करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो रस पर आधारित ग्रंथ, तो रस पर आधारित ग्रंथ इसकी प्रयोगवादी की तो काव्य विशेषता नहीं है, ये किसी और की है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये डाउट हो रहा है इन दोनों पे कि इनमें से नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर जब प्रयोगवादी हो रही है तो नवीन उपमानों का प्रयोग, यानी जब प्रयोगवादी है तो एक तरह से देखा जाए तो किसी चीज़ का प्रयोग हुआ होगा। तो ये क्या किसका प्रयोग हुआ है, नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ था प्रयोगवादी काव्य के। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक होगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है रीतिकाल की समय अवधि है। ठीक मैंने जैसे अभी पहले बताया क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, यहाँ पे कितने दे रखा है, ईस्वी में दे रखा है, ठीक है। तो किस में दे रखा है, ईस्वी में दे रखा है। तो ये किसी में संवत होता है, किसी में ईस्वी होता है। तो अगर संवत और ईस्वी में डिफरेंस है वो जा करके एक बार चेक कर लेना। तो रीतिकाल की समाप्ति कहाँ से है, रीतिकाल की समाप्ति जो है वो है 1643 से लेके 1943 ईस्वी तक। अगला है आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत से जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मीरा का नाम आ गया, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो क्या करेंगे, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो करेंगे, मीरा यहाँ पे आ रहा है तो मीरा यहाँ पे आ रहा है, तो वो क्या करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को लगा देंगे, मीराबाई को। ये चीज़ करते हैं बहुत से बच्चे, मैंने देखा है और मैंने पूछा भी बच्चों से, तो उन्होंने कुछ बच्चों ने जो है ऑप्शन ए ही लगाया है इसका, मीराबाई, जिनको मालूम नहीं था। मगर ऐसा नहीं है। देखो आधुनिक युग की जो सबसे अच्छी कवि हैं, कवियत्री रही हैं एक्चुअली, वो कौन है, वो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये आप जब पढ़ के जाओगे ना, पढ़ के जाओगे, रिपीटेड देखोगे, जो ज़्यादातर रिपीट हुए बोर्ड एग्जाम के अंदर, हिंदी के अंदर मोस्टली जो होता है वो पेपर रिपीटेड आता है, ठीक है। तो वो उनके पास होते ही नहीं है कुछ देने के लिए, क्या देंगे बेचारे, परेशान हो जाते हैं, कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो वही लोस्ट करके उसी को रिपीट कर देते हैं जो 5 साल 3 साल पहले पूछा गया होता है। तो यही है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। तो परिवर्तन है, भारत भारती है, नीरजा है, कामायनी। तो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, नीरजा भी नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। भारत भारती जो है वो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। दे रखा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। तो केदारनाथ सिंह जो है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं, कौन सी, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। वो कौन से सप्तक के कवि हैं, तीसरे सप्तक के। अब वो जो आ जाता है हमारा, आती है ग्रामर, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त पंक्तियों में रस है।
अब देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें दिख ही गया और तुमने कर भी रखा होगा इसको, और आई होप आपको आपने अच्छा को मतलब इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लगाया होगा। क्योंकि जब यहाँ पे देखो कोई भी दे दिया, कोई भी पंक्तियाँ, कोई भी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन, जितनी भी उठाकर क्वेश्चन ने दे दी, मगर उसमें अगर आंसू आ रहा है, पीड़ा आ रही है, दुख आ रहा है, तो दुख में कौन सा भाव होगा? शोक। शोक का मतलब दुख मना रहा है कोई भी बंदा, आंसू आ रहे हैं तो कौन सा रस होगा? देखो वीर में कौन सा होता है? वीर रस। वीर में उत्साह होता है, ठीक है। हास्य में हंसी आती है, शांत में बिल्कुल शांत होता है। हास्य में हंसी आ रही तो इसमें इसको पढ़कर आपको हंसी आई? नहीं आई। इसको पढ़कर ऐसा हुआ आपको, आपके अंदर जोश जगा हो कुछ करने का? इसे पढ़कर ऐसा नहीं हुआ। मगर जब आंसू, पीड़ा, दुख की बात हो रही है तो कौन सा रस होगा इसके अंदर? करुण रस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार कौन सा होता है? जिसमें उपमेय, जिसके उपमेय में उपमान की समानता? नहीं, ये तो नहीं होता। उपमेय से उपमान की विशेषता? ये भी नहीं होता। उपमेय से उपमान की हीनता? ये भी नहीं है। तो इसका कौन सा नंबर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। उपमेय उपमान के अभेद में कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल 20 MCQ दे रखे हैं आपके। जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो वो खाली बस MCQs और एक आधा व्याख्या या जीवन परिचय करके भी पास हो जाएंगे। 20 नंबर इसमें मिल जाएंगे, 2-3 नंबर उसमें मिल जाएंगे, 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। एक हमारे जो जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे ना, वो बता रहे थे कि मैडम आ रही थी किसी रूम में से निकल के, तो दूसरे रूम में सर टीचर से पता है क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं कि बच्चे तो कुछ इतने शैतान बच्चे आए हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे 20 नंबर की तो हमारा आई हुई है, ये MCQs वगैरह आए हैं 20 नंबर के, तो 20 नंबर के ये कर देंगे, एक जीवन परिचय कर देंगे, टोटल मार्क्स 23 मार्क्स तो पास होने के लिए चाहिए। तो उसमें काम बन जाएगा अपने, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। नंबर नहीं चाहिए किसी को भी, सिर्फ पास होना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है अगर पढ़ रहे हो तो, वरना मत पढ़ो, नाम मत करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं टोटल, मतलब तुम ये देख लो, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि 11-13 के विराम से ये क्या दे दिया। तो तुम तो टोटल देखो ना, 24 मात्राएं किस में होती हैं? रोला में। तो रोला लगाओ, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। 11-11-13 मात्राएं, तो कन्फ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, टोटल 24 बोली है ना उसने, टोटल 24 किसमें होती है? रोला में। तो इसका कौन सा छंद ठीक होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। तो परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पा, बी परी, पूर्ण पर। तो देखो पूर्ण तो है नहीं क्योंकि लास्ट में है, उपसर्ग कहाँ पे आता है? पहले। तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल होता है। और पर भी नहीं है क्योंकि परी है, तो पर तो ऑब्वियस ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल होता है। बात करते हैं पा और परी की, ऑप्शन नंबर बी की। तो परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग, पा तो होगा ना क्योंकि रिपूर्ण कोई शब्द तो बन नहीं रहा है। ठीक है, रिपूर्ण तो कोई शब्द है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? बी परिपूर्ण। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन ए सही लगाया और ए लगाया है इसको, तो वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो धीरज शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो कौन सा होगा? धैर्य। धीरज रखो, धैर्य रखो। सुना होगा ना आपको, बहुत से बुजुर्ग बोलते होंगे आपके आसपास के जो बैठे होंगे, जो बैठते हैं ना, वो कोई गुस्सा करता है तो कहते हैं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी करता है तो वो कहते हैं अरे भाई धीरज रखो, थोड़ा धैर्य रखो। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। जो वो कौन सा होता है रूप? उसका तत्सम रूप होता है। तो तस्य शब्द में विभक्ति बहुवचन है, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, मगर इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है, इसमें षष्ठी और एक वचन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। तो वो कर्म वाच्य है। नहीं, कर्म वाच्य नहीं होगा। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो रही है, तो क्रिया की प्रधानता किसमें होती है? भाववाच्य में होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि विकारी पद यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्वियस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो कौन सा शब्द होता है? जातिवाचक में देखो अंधेरे का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोमल का भी कोई रिलेशन नहीं है, दरबार का ऑब्वियस कोई रिलेशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, शिक्षक यानी अध्यापक। ठीक है, तो ये टोटल 2 खंड में डिवाइड था।
जो आपको बताया था पहले, निर्देश दे रखे थे। तो इसमें 2 खंड में बोला था, देखो खंड ये प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। तो आपका खंड आ जो है वो कंप्लीट होता है। बात करेंगे कौन सी खंड की, खंड बा की। खंड बा में देखो, खंड बा में क्या दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। टोटल 3x2 यानी 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और टोटल 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। टोटल कितने का है, 6 मार्क्स का है। तो आपको एक गद्यांश दे रखा है, ये आपके चैप्टर से आया हुआ है, गद्यांश दे रखा है और उसमें से 3 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो इसमें से टोटल आपके 6 मार्क्स जो हैं कंप्लीट होते हैं। कौन सा दे रखा है, दे रखा है स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, ओए होए, ममता आ गया इसमें। तो ये कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा बताओ। तो ये कौन सा होगा, ममता वाले चैप्टर से होगा, जो किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। तो ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। तो इसका पहला 2 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ क्या लिखना है, आपको संदर्भ वही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित कौन से चैप्टर से, ममता नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो 2 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला दे रखा है, ममता ने किस उपासना का पालन किया। तो ये तो बहुत साफ साफ दे रखा है, देखो कौन सा, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ममता ने अतिथि देव यानी ममता ने अपने धर्म की अतिथि देव की उपासना का पालन किया। तो ये 2 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब क्या दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन बैंक में से रट लेते हैं और वो क्या करते हैं, पूरा उसको लिखने में लग जाते हैं, मगर 3 घंटे होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है, यानी 1-2 लाइन दे रखी है, 2 लाइन की आपको व्याख्या करनी है। टोटल 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, टोटल 2-2 के हैं, तो लास्ट का 2 मार्क्स का बचता है। तो इसमें आपको 2 मार्क्स का पूछा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में उसका आंसर दे दो। रेखांकित अंश की व्याख्या, ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। तो इसका भी अर्थ लिख दो अच्छे से, मतलब इसी को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, जैसे इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में कोई वाक्य बोलते हैं ना, इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी तरह इसको ट्रांसलेट कर दो, थोड़ा सा अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दो। तो वो 2 लाइनें दे रखी हैं, तो इसका 4 लाइनों में आंसर दे दो। 2 लाइनों का बहुत से भर भर के लिखने लगते हैं, उसमें ऐसा नहीं करना, तो इसमें वक्त कम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसके अथवा में दे रखा है एक और, अगर आप ये करना नहीं चाहते तो आप दूसरा कर लो। इसके अथवा में कौन सा दे रखा है, इसका अथवा में दे रखा है कि अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के मन रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला। तो इसे तो पढ़कर ही पता चल रहा है कौन सा है, एक ही चैप्टर दे रखा है आपके गद्य खंड में अच्छा सा, मतलब इसके ऊपर। तो वो कौन सा है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये उस वाले उसका है, जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती हैं शायद, हाँ जयप्रकाश भारती ही हैं इसके, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो इसका भी इन्होंने क्या बोला है, संदर्भ बोला है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आपको लिख देना है क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगला दे रखा है, अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से मानव को किस में सहायता मिलेगी। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसी के अंदर वो होगा इसका आंसर। अभी अपनों ने पूरा नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको मालूम नहीं। तो देखो यहाँ पे वर्ड दिख गया, सहायता मिलेगी किस चीज़ में, ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इन्होंने क्या पूछा, अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से मानव को किस में सहायता मिलेगी। तो आपको लिख देना है कि अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने में ब्रह्मांड के रहस्य की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये आपको 2 मार्क्स का यहाँ से कंप्लीट होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश दे रखे हैं,
इनकी आपको व्याख्या करनी है, अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 3 × 2 = 6 मार्क्स आपके टोटल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला देखा है ऑप्शन नंबर 2, वो सॉरी दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कौन सा दे रखा है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सचंद, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेन पर आतपु परियो प्रभात। तो ये कौन सा है, ये बिहारी लाल जी का है। किसका, बिहारी लाल जी का। कौन से ये भक्ति से लिया गया है। किससे, भक्ति से लिया गया है, बिहारी लाल का। तो इसमें देख उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिख देना है कि हमारा उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बिहारी लाल जी। ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित अंश दे रखे हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है, और दे रखा पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो इसमें जो अलंकार इस वाले जो ये जो पद्यांश दे रखा है इसके अंदर कौन सा अलंकार यूज हुआ है वो आपको उसका नाम लिखना है देख करके प्रत्येक के अंदर। ठीक है, इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर कौन सा अलंकार दे रखा है वो आपको देखना है। अथवा में दे रखा है हे चिर महान, ये स्वर्ण, तो ये तो हे चिर महान जो है वो किसका है, ये महादेवी वर्मा का है। किससे लिया गया है, ये हिमालय से लिया गया है। तो इसका भी क्या पूछा है इन्होंने, वही पद्यांश में संदर्भ पूछेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या और परिमल मलमल जाता बतास इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम। मतलब ये जो दे रखी है उन्होंने इस वाली लाइन के अंदर कौन सा अलंकार यूज हुआ है वो बता देना है आपको। तो ये अथवा में दे रखे हैं, या तो आप इसको कर दो या आप इसको कर दो। ठीक है, तो टोटल ये भी 6 मार्क्स का आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आपको दिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, ये निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 3 यानी कितने का है, टोटल 5 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इसका गद्यांश लिखना है और इसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है, और क्या करना है उसका जो दे रखा है आपका संस्कृत में इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपके संदर्भ के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसको हिंदी में अनुवाद करने का आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको टोटल कितने होंगे, 5 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होंगे। तो आपको ये दे रखा है, देखो इसमें चंद्रशेखर आ गया, तो ये चंद्रशेखर वाले पार्ट से लिया गया है, तो आप इसको लिख देना, संदर्भ इसका चंद्रशेखर पार्ट से लिया गया है। और ठीक उसी प्रकार इसका हिंदी में अनुवाद कर देना आप। नीचे अथवा में दे रखा, अगर आप ये वाला करने के लिए सेटिस्फाई ना हो, इंटरेस्टेड ना हो इस वाले ऊपर वाले में, तो आप नीचे वाले को कर दो। इसमें दे रखा है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते, तो ये तो संस्कृति का नाम आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसके लेखक शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आपको इसी तरह इसका गद्यांश लिख देना है और इसकी जो है वो आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ऊपर वाला इससे ज़्यादा ईजी होगा मेरे ख्याल से, मगर ये वाला भी ईजी है, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। 2 + 3 टोटल 5 मार्क्स का दे रखा है, तो 2 आपके गद्यांश के मिल गए, 3 आप इसको वो कर देना हिंदी में अनुवाद। 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने 2 श्लोक दे रखे हैं अथवा में, या तो आप इस वाले को कर दो या फिर आप इस वाले को कर दो। ठीक है, तो आपको कोई दोनों में से एक कर देना है और उसके आपको संदर्भ भी लिखना है कि कौन सा किससे लिया गया है। ठीक, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम, तो ये किससे होगा, ये वाराणसी से होगा शायद, हाँ काशी की उम्मीद है, काशी आ गया ना, तो ये वाराणसी से है। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, जिससे आपको कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे संदर्भ के, और आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसके आपको कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपके 5 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अथवा में दे रखा है माता गुरुतरा, तो ये शायद किसका है, माता गुरुतरा, इसका ध्यान नहीं आ रहा, लिया गया होगा ये भी संस्कृत के अंदर। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जो आपके ज़िले में आता हो आप उसको पढ़ो। इसमें आपको जैसे मुक्ति दूत आता है, तो इसके किसी एक का आपको आंसर देना है। इसमें 2 दे रखे हैं प्रत्येक के। ठीक है, तो आपको किसी एक का आंसर देना है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता हो उसके आधार पर आपको वो देना है। ठीक है, आपको आते हैं अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इन्होंने देखा है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपके फेवरेट आ गए रामचंद्र शुक्ल,
ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने रामचंद्र शुक्ल का किया होगा क्योंकि यही ज़्यादातर रिपीट होता है, जीवनी। तो इनका जीवन परिचय आपको देना है, अच्छे से आपको लिखना है। तो इसका क्या बोला है इन्होंने, एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको 3 + 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इनका जीवन परिचय देंगे, यानी एक प्रमुख रचना का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे इनका तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको शायद रचना करने के मिलेंगे। तो आपको टोटल कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स की एक जीवनी हो गई। और ठीक उसी प्रकार एक पद्यांश का लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 + 2 सूरदास आपके फेवरेट। तो आपको सूरदास, आपने ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है आपने सूरदास किया होगा। तो इसके आपको रचना करने के कितने, वो सॉरी जीवन परिचय के कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स, और टोटल आपके मतलब 2 मार्क्स आपको उसके रचना करने के मिलेंगे। तो टोटल आपको 5 मार्क्स वहाँ से कंप्लीट मिलेंगे। तो 7 क्वेश्चन दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में कौन सा नहीं आया, आप देखो यहाँ पे श्लोक जो है वो 2 श्लोक दे रखे हैं। एक ये दे रखा है मंगलम मरणम, और दूसरा दे रखा है माता गुरुतरा भूमे। तो ये कौन से हैं, 2 दे रखे हैं, ये भी शायद महादेवी वर्मा का है। तो इसमें कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। तो आपको वो लिखना है जो इसमें नहीं आया है, यानी इन दोनों से हटकर कोई तीसरा लिखना है आपको। ठीक है, अब लिख दो मंगलम मरणम बापी देव बापी पर आ गया उगे तो समो वीरा वीर भाभी वीरता। ये सर्वे भवन्तु उसके ना, ये बहुत ईजी हैं, आपको कैसे भी याद हो जाएंगे। तो आपको इसका लिख देना है, एक श्लोक लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 8 में दे रखा है कि अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल को लेकर, यानी उसका वर्णन करते हुए उसके बारे में बताते हुए आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। तो वही जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे कोई भी घटना एक्सप्लेन करते हो ना, कोई भी इंसिडेंट आप अपने दोस्त को, फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हो कि भाई आज ऐसा वहाँ पे ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इसमें लड़ाई हुई ये वो। तो वही चीज़ आपको क्या करनी है, हिंदी में लिखनी है, अच्छे से सजा करके उसको बता करके। तो उसका आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये संस्कृत के क्वेश्चन है। तो आपको 1 मार्क्स का 2 के देने हैं, तो 1 यानी 1 का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 के दोगे आप तो कितना होंगे, टोटल आपके 2 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होंगे। 1 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है यहाँ से। ठीक है, वो करने कितने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो यहाँ से 2 मार्क्स आपके टोटल होते हैं। तो आप आई होप आपने ये वाले करे होंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं ना बच्चे, वो उन्होंने यही पकड़े होंगे 2 नीचे के, तीसरा और चौथा। क्योंकि ये जो चंद्रशेखर वाला चैप्टर होता है ना, और ये मुगल युवराज वाला चैप्टर, ये टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इसको रिपीट करके पढ़ाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तीसरा और चौथा वाला आपने करा होगा चंद्रशेखर, तो इसका आंसर आपको संस्कृत में ही देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध के आपको टोटल कितने मिलते हैं, 7 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं निबंध लिखने के। तो निबंध कौन से दे रखे हैं, नारी शिक्षा, वनों के कटने से हानियाँ, और किसी एक त्योहार का वर्णन, या विज्ञान वरदान, या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। तो ये जो दे रखे हैं वो आप ही की उसमें एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तो आप नारी शिक्षा के बारे में भी जानते हैं, वनों की कटाई से हानि, आप तो आप भी खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि वनों की कटाइयाँ हो रही हैं तो उससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ओजोन लेयर घट रही है, ओजोन लेयर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है वनों के कटने से, बीमारियां फैल रही हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और किसी एक त्यौहार का वर्णन, तो आपके फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी किसी भी फेस्टिवल का आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं उस फेस्टिवल के बारे में। कुछ भी लिख दो, कोई भी फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, को जो मर्जी चाहे, मतलब जो भी आपका फेस्टिवल हो आपको अच्छे से पता हो उसके बारे में, तो आप उसका वर्णन यहाँ पे कर सकते हैं, आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी आप कर सकते हैं। और बेरोजगारी की समस्या आपको पता ही है, कूट कूट के भरी है आजकल, तो बेरोजगार पड़ा है युवा, 1.5 GB का डेटा उसका है, बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दे रहा। जो 1.5 GB, अब तो वैसे भी 5G अनलिमिटेड चल रहा है, तो वो तो अब तो एहसास छोड़ो, अब तो पता ही नहीं चल रहा क्या बेरोजगार है हम। ठीक है, तो ये वाला भी आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। टोटल आपके 70 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके 70 मार्क्स आए और बहुत अच्छा आपने किया होगा उसको, क्वेश्चन को, पेपर को, क्योंकि बहुत इजी पेपर था आपका, ये बहुत आसान पेपर था आपका, बहुत बढ़िया पेपर आया है आपकी बार, और इजी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं।
आपने अच्छा किया होगा मुझे लगता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका एग्ज़ाम कैसे गया, और अगर किसी चीज़ की दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।